नहीं ये देख रहे हो भगवान करा दिया था आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं द राइट पिच। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के डीएम को देखा जा सकता है, जो लॉकडाउन के अनुपालन के नाम पर एक 22-23 साल के लड़के को न सिर्फ उन्होंने थप्पड़ मारा बल्कि उन्होंने उसका फ़ोन लेकर के ज़मीन पर पटक के तोड़ दिया। इतने से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दे करके उस लड़के की पिटाई भी करवाई। वीडियो देख करके समझा जा सकता है कि एक आईएएस अधिकारी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं होती है। आईएएस अधिकारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है, मॉब हैंडलिंग कैसे करनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की ट्रेनिंग बाकायदा उनको दी जाती है मसूरी में। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है। कुछ दिनों पहले ही त्रिपुरा वेस्ट के डीएम शैलेश कुमार यादव का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के नाम पर ही अचानक वो रात में एक शादी समारोह में घुसते हैं और जिस ढंग से लोगों को गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दुल्हन पे चिल्ला रहे हैं, दूल्हे को धक्का दे रहे हैं, पुजारी को तो यहाँ तक उन्होंने चाटा तक लगा दिया था। उस मामले ने भी काफ़ी तूल पकड़ा था, जिसके बाद शैलेश कुमार यादव ने भी माफ़ी मांगी थी और ये वर्तमान में सूरजपुर ज़िले के जो डीएम हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी है और उन्होंने अपनी माफ़ी में कहा है कि मैं अपने व्यवहार से शर्मिंदा हूँ, मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। आज सूरजपुर ज़िला समेत पूरा छत्तीसगढ़ कोविड महामारी से जूझ रहा है। हम सभी शासकीय अमला दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस महामारी से सबको बचाया जा सके। मेरे माता पिता और मैं खुद कोविड संक्रमण से संक्रमित हो गए हैं। माताजी तो अभी भी पॉजिटिव हैं। वीडियो में जो व्यक्ति है उसकी आयु 23 वर्ष है। मैं आप सभी से पुनः माफ़ी मांगता हूं। अब आप इनके माफ़ीनामे को देखिए और त्रिपुरा वेस्ट के जो डीएम थे शैलेश कुमार यादव, उनके भी माफ़ीनामे को देखिए। आप देखेंगे कि दोनों के माफ़ीनामे का पैटर्न है जो लब्बो-लुआब है वो आपको एक देखने को मिलेगा। इनके माफ़ीनामे पर एक बार गौर करके देखा जाए तो ये कहते हैं कि कोविड संक्रमण से पूरा छत्तीसगढ़ और सूरजपुर ज़िला जूझ रहा है। तो जूझ रहा है तो क्या आपको किसी 23 वर्ष के लड़के को जो अपनी दादी को दवा पहुंचाने जा रहा था, या मान लीजिए वो उसने मास्क भी नहीं लगाया था, तो क्या आपको उसे बीच सड़क पर थप्पड़ मारने की छूट मिल जाती है? क्या आपको उसका फ़ोन पटक करके तोड़ देने की छूट मिल जाती है? क्या आपको अपने सहकर्मियों को, अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दे करके उसको पिटवाने की छूट मिल जाती है? क्या यही ट्रेनिंग आपको दी जाती है यूपीएससी में, मसूरी में? इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। वो आगे इस अपने माफ़ीनामे में लिख रहे हैं कि लड़का 23 साल का है। पहले कुछ लोगों ने कहा था कि लड़का नाबालिग है, 18 साल से नीचे का है। तो क्या अगर लड़का नाबालिग नहीं है तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप उसको पीटें, आप उसको अपमानित करें? दरअसल ये कुछ लोग कहेंगे कि ये बस एक थप्पड़ की बात थी, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, ये थ्रू आउट द लाइफ उस लड़के के साथ एक स्टिग्मा जुड़ जाएगा। उस लड़के की पूरी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है ऐसी चीज़ों के बाद, जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ ये चीज़ें चलती हैं। ऐसा ही मामला त्रिपुरा का भी था। आप समझिए इस चीज़ को कि जिस लड़के की शादी में घुस करके डीएम ने वो दबंगई की थी, डीएम ने जो हरकतें की थी, आप सोचिए वो पूरे जीवन अपनी अपने शादी वाले दिन को कभी याद करने से कतराएगा। पूरे जीवन वो इस बात से बाहर निकलने की कोशिश करेगा कि मेरी शादी में क्या हुआ था, फिर भी वो चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। दरअसल ये सोच आती कहाँ से है? आप अगर एक बार फिर से सूरजपुर के कलेक्टर साहब के वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक महंगी गाड़ी के आगे लाल पट्टी पर स्वर्ण अक्षरों में कलेक्टर लिखा है। ये सोच वहीं से आती है, ये सोच वहीं से निकल करके आती है। पावर को एज्यूम करने, फिर उसको एक्सप्रेस करने की सोच वहीं से निकल के आती है। और ये जो सूरजपुर वाले डीएम साहब हैं, उनका इतिहास इसी तरीके का रहा है। इससे पहले भी उन्होंने एक 13 साल के लड़के को कोरोना लॉकडाउन को ही इम्प्लीमेंट करने के नाम पर, जब वो किसी दवा के दुकान पे दवाई खरीद रहा था, वहाँ एक 13 साल के लड़के को उन्होंने पीटा था।
और न सिर्फ यहीं तक वो सीमित रहे हैं, इससे पहले भी एक पटवारी से 10,000 रुपये घूस लेने के मामले में भी वो लाइमलाइट में आए थे और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे आया था। लेकिन सवाल यहाँ से ये उठता है कि ये सारे मामले, देश में कई ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिनके विरुद्ध ऐसे मामले आते रहते हैं। जमुई के DM है धर्मेंद्र कुमार, उनकी पत्नी ने तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, हाई कोर्ट तक के लड़ाई लड़ी, और जिस ढंग से उनकी निजी ज़िंदगी है उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस DM को समाज में महिलाओं की इज्जत को इस्टेब्लिश करने की जिम्मेवारी दी जाती है कि महिलाओं के साथ किसी तरीके की प्रताड़ना न हो, कोई गलत बर्ताव न हो, यदि वही DM अपनी पत्नी को छोड़ दे बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए, और पत्नी DM आवास के बाहर न्यूज़पेपर बिछा करके धरना देने पर मजबूर हो जाए और DM एक बार उससे बात करने तक ना आए, उसके बावजूद भी DM को जिला मिला रहे, जिले का वो कलेक्टर बना रहे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वो जा कर के DM गिरी कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकार IAS ऑफिसर्स को नारायण का अवतार मानती है? क्या IAS ऑफिसर्स कोई गलत काम नहीं कर सकते? अगर वो करते हैं तो कौन ये चीज़ तय करेगा कि उनको किस तरीके से क्या सज़ा दी जाए? आप अगर इन DMs के, इन जिलाधिकारियों के माफ़ीनामे को देखेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि माफ़ीनामा लिखने के बाद दरअसल ये जो DM हैं ये हंसते होंगे, ये सवाल उठाते होंगे कि आखिर ये सिस्टम कर क्या लेगा हमारा। IAS लॉबी हम सभी जानते हैं कि कितनी मजबूत है इस देश में IAS लॉबी। हमेशा से DM के खिलाफ ऐसे मामले आते रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं होती। बहुत ज़्यादा करेंगे तो कस्टमरी पनिशमेंट के रूप में ट्रांसफ़र, या अगर वो ज़िले में हैं तो उनको सचिवालय में अटैच कर देंगे, और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल ट्रेंड कर रहा है वो ट्रेंड करना बंद हो जाएगा, तो धीरे से फिर से ज़िले में या किसी महत्वपूर्ण विभाग में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। त्रिपुरा वाले DM साहब के अगर वीडियो को आप एक बार फिर से निकाल करके देखेंगे तो उसमें जो वो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं ब्लडी विलेजर्स। आप फिर से, मुझे वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वीडियो जितना वायरल हुआ था आप सब लोगों को याद होगा। अब आप शैलेश कुमार यादव की पृष्ठभूमि को अगर आप निकाल करके देखेंगे तो वो भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ही निकल करके आए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब वो IAS हो गए हैं, IAS का बेंचमार्क एक ठप्पा उन पे लग गया है, तो अब वो उन्हीं गांव वालों को, जिस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, उनके लिए गांव वाला होना अब एक गाली हो गया और वो लोगों को ब्लडी विलेजर्स कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो जिलाधिकारी बन जाते हैं, DM बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, वो अपने आप को सुपर नेचुरल समझने लगते हैं। और मैंने तो कभी प्रत्यक्ष में नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग बताते हैं और यहाँ वहाँ मैंने पढ़ा भी है कि मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर में जब जिलाधिकारियों को या DMs को, जो IAS होते हैं, DM तो नहीं होते हैं, लेकिन जब वो IAS होते हैं और उनको जब वहाँ ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहीं पे होता है। वहीं पे डिस्क्रिमिनेटरी ये जो उनकी सोच होती है तो ये वहीं से पनपनी शुरू होती है। वहाँ पे जब IAS जाते हैं तो उनमें कई तरीके का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। एक जो क्लास होता है वो ये होता है कि जिनकी 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी IAS बन रही है, उनका एक अलग वर्ग होता है। दूसरा क्लास जो होता है, जो काफ़ी अमीर परिवार के हैं और उनके किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम में पहली बार किसी उनके ख़ानदान के किसी व्यक्ति ने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया और उसको IAS मिला। तीसरा जो क्लास होता है वो होता है किसी गरीब परिवार का, गरीब खानदान का, रिक्शा चलाने वाले का लड़का या कोई सब्जी बेचने वाले का लड़का IAS बन गया, तो वो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है। तीनों IAS ही होते हैं, लेकिन आपस में इन तीन जो सेगमेंट्स बन जाते हैं, क्लास बन जाते हैं, उनकी आपस में बातचीत तक के नहीं होती, क्योंकि एक को लगता है कि मेरी 3 पीढ़ियाँ IAS हैं, दूसरे को लगता है कि मैं रईस घर का हूँ और मैं IAS भी बन गया हूँ, और तीसरा तो है ही, वो फिलहाल तो सिर्फ IAS है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग उससे श्रेष्ठ होने की अनुभूति रखते हैं, इसलिए वो तीसरी कैटेगरी में होता है। फिर वो अपनी कुंठा को कैसे शांत करता है? वो अपने आप को क्लासीफाई करता है IPS से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो अधिकारी हैं उनसे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है कि ये तो IPS हैं, ये तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले हैं, ये तो इंडियन पोस्टल सर्विस वाले हैं, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, भले ही मैं गरीब घर का क्यों नहीं हूँ। तो ट्रेनिंग इनकी वहीं से शुरू हो जाती है।
उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही चिंतनीय है और जिस पे सोचने की ज़रूरत है कि आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम्स के सिलेबस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। 2 रैंडम सब्जेक्ट्स को उठा करके रट करके पढ़ लेने के बाद आप किसी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भेज दे रहे हैं सीधे तौर पर, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे देश के लिए बेहतर करेगा। ये कैसे हो सकता है? आप ज़रा बताइए कि फिजिक्स पढ़ने वाला और साथ में एक दूसरा सब्जेक्ट पाली रखने वाला, बिल्कुल ही रैंडम सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ग्राउंड पे आईएएस ऑफिसर्स की बात की जाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से इन सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इन विषयों का। आप पाली को रट करके, फिजिक्स को रट करके आप चले जा रहे हैं और आपको किसी ज़िले में भेज दिया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहाँ पर है उसको हैंडल करना है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जा करके बेहतर करेगा? ये संभव ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। सड़ चुका है ये पैटर्न, इसको बिल्कुल तुरंत उठा करके ये पैटर्न को परे रख देने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि आईएएस ऑफिसर्स जो कि डिसीजन मेकिंग की सबसे सुप्रीम बॉडी होती हैं, उनको कम से कम आप ढंग की ट्रेनिंग दिलवाएं। 4 साल की ट्रेनिंग कम से कम होनी चाहिए। जिस स्तर का काम है, आईएएस ऑफिसर्स अभी हमारे देश में जो हैं वो एक तरीके से जैक ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन, यही स्थिति है आईएएस ऑफिसर्स की। ऐसे में जब तक कि वो रियल ग्राउंड ज़ीरो के सिचुएशन को समझेंगे नहीं, जब तक कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, तब तक कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो ऐसे सिचुएशंस को बेहतर ढंग से कैटर कर पाएंगे, ऐसे सिचुएशंस को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, और ये जो रट्टा सिस्टम है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। रट्टा सिस्टम जब तक के रहेगा तब तक के वैसे स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे सिस्टम में, वैसे एस्पिरेंट्स नहीं बन पाएंगे आईएएस जिनमें सही में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टिंक्ट उनके अंदर है। एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक अच्छा डीएम बनने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर समझ में आना चाहिए, आपको ह्यूमन इंस्टिंक्ट समझ में आना चाहिए, आपको पॉलिटी समझ में आनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी समझ में आनी चाहिए, आपको मास की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। ट्रेनिंग 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप सब कुछ सिखाने की जद्दोजहद करते हैं। वैसा स्टूडेंट जो एमबीबीएस था, जो 4 साल तक, जिसने एमबीबीएस 6 साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई की, 4 साल तक बीटेक की पढ़ाई की, जिसका कोई मतलब नहीं रहा पब्लिक लाइफ से, पॉलिटिकल लाइफ से, उसको अचानक आप, क्योंकि उसने चुनिंदा 2 सब्जेक्ट्स में रट लिया, जीएस उसने किसी तरीके से कर लिया, आपने उसको जिले का डीएम बना दिया। फिर उसके बाद ऐसी ही घटनाएं होती हैं जो आपने शैलेश कुमार यादव वाली घटना देखी, या अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के ज़िले के डीएम का आपने बर्ताव देखा। उसके बाद ऐसी ही चीज़ें होती हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर बात करने की ज़रूरत है, आप यदि दिल्ली में आईएएस कोचिंग एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जहाँ पे आईएएस कोचिंग का पूरा हब है, जैसे मुखर्जी नगर है, गांधी विहार है, राजेंद्र नगर है, और भी नई दिल्ली के कई इलाके हैं, तो वहाँ पे अब आप जब जाएंगे और आप आईएएस एस्पिरेंट से बात करें और उनसे आप पूछें कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो भाई, तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो आपको कहेगा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ जो फैसिनेट करती है आईएएस आईपीएस बनने के लिए, पहली चीज़ जो फैसिनेट करती है वो है जो इमेंस पावर आता है इस पद को प्राप्त करने के बाद, बिल्कुल अकूत पावर। फिर सामने वाला क्या है नहीं है वो समझने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, इतनी पावर मिलती है आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को। और इसी पावर को क्वेंच करने के लिए, इसी पावर को अटेन करने के लिए ज़्यादातर एस्पिरेंट्स निकल करके आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। अब पावर मिल गया, आईएएस आईपीएस बन गए, पावर मिल गया, तो पावर का इस्तेमाल भी करेंगे। अब कोई वर्तमान में जो आईएएस आईपीएस बन रहा है वो हनुमान जी तो है नहीं कि उनको उनकी शक्ति याद दिलाने की ज़रूरत होगी, इनको तो इनकी शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ही याद होती है। तो फिर वो अपने पावर का वही नृशंस प्रदर्शन करेंगे जैसा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जैसा आपको त्रिपुरा में देखने को मिला। इससे एक बिहार का भी उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि पिछले दिनों बिहार में चुनाव चल रहे थे और एक रसूखदार नेता हैं बिहार के, उनकी बेटी हैं, वो आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग मुंगेर में थी, और जिस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ, दुर्गा जी के प्रतिमा का इमर्सन का कार्यक्रम चल रहा था, विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था,
उस बीच वो वहाँ पे पहुँचती हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता है और वहाँ पे वो सीधे फायरिंग की इजाज़त दे देती हैं, जिसके बाद वहाँ पे 2 लड़कों की मौत होती है। बिल्कुल सर में गोली मारी गई थी पुलिस वालों के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें देख करके कभी कभी यूपीएससी की ट्रेनिंग पर से विश्वास उठ जाता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को, कैसी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, इन सबों को ट्रेनिंग के हिस्से में, ट्रेनिंग का वो पार्ट होता है, उसमें उनको पूरे भारत का भ्रमण करवाया जाता है, जिसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सारे अलग अलग राज्य जिनके अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग कल्चर हैं, वैसे सारे राज्यों में उनको घुमाया जाता है। और उसके पीछे सोच ये होती है कि उन जगहों पर जा करके वो वहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को, बिलीफ को, पैटर्न ऑफ लिविंग को समझेंगे और यदि भविष्य में उनको वहाँ पे काम करने का अवसर मिलता है तो उसका सम्मान करते हुए, उस चीज़ का ख्याल रखते हुए वो अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे या वो उस ढंग से काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस ढंग से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि यूपीएससी की ट्रेनिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से देश के काम में आ पा रहा है या आईएएस ऑफिसर्स उससे बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सीखने की स्थिति में है। फ़िलहाल तो आईएएस ऑफिसर, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो अपने आप को सुपर नेचुरल, नारायण का अवतार से कम नहीं मान रहे हैं। एक बार यदि आईएएस बन गए तो फिर उससे जो अकूत पावर आती है, उससे जो अनलिमिटेड जो पावर आती है, उसके दम में फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो आए दिन आपको देखने को मिलते रहता है। और एक आखिरी बात कि अक्सर हम भारत में सारी समस्याओं का जिम्मेवार नेताओं को मान लेते हैं। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि नेता एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो वो हमसे मिलते नहीं हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, नेता भ्रष्ट होते हैं, नेता करप्ट होते हैं। लेकिन यदि आप कभी जेन्युइनली सोचिए, तार्किक रूप से आप कभी सोचेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आईएएस लॉबी से उनकी तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि नेता तो उनसे काफ़ी पीछे हैं। जिस ढंग से एरोगेंस आईएएस ऑफिसर्स के अंदर होता है, आप एक बार को यदि आप अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाएं तो वो आपको मिलने के लिए हो सकता है बुला भी ले, आपको एक चाय का प्याला भी दे दे, आपको चाय भी पिला दे। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के चैम्बर में पहली बात तो प्रवेश मिलना मुश्किल होता है। प्रवेश मिल भी गया तो यदि आप बैठ गए उनके चैम्बर में जाकर के कुर्सी पर तो आईएएस ऑफिसर्स के सामने गुस्ताखी हो जाती है। लेकिन इस पर इतनी चर्चा नहीं होती है, इस पर इतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर में आए और झाड़ू पोछा ये करें। सर्वेंट का मतलब सेवक, वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। ऐसी स्थिति में हम नेताओं को जितना क्रिटिसाइज करते हैं, ज़रूरत है कि हम आईएएस लॉबी को भी, आईएएस ऑफिसर्स को भी उतना ही स्क्रूटनाइज करें, उनके भी काम को परखें, देखें। और ये ज़रूरी है कि आईएएस ऑफिसर्स के जो चैम्बर्स हैं, कार्यालय हैं, वो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हों, आम लोगों की पहुंच हो वहां तक। अभी कोविड का समय चल रहा है, आप तमाम सरकारी कार्यालयों में देखेंगे तो मेन गेट पर ही उन्होंने बैरिकेडिंग करके रखा है और वहां से किसी को वो प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ वाले वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ आईएएस ऑफिसर जो हैं, डीएम साहब, वो तो दूसरे के मोबाइल को हाथ में ले करके कम से कम तोड़ने की भी जहमत दिखा रहे हैं। अमूमन तो आईएएस ऑफिसर सभी कोरोना के नाम पर किसी की छाया से भी, परछाई से भी दूर भाग रहे हैं। अब अगर ये स्थिति होगी तो पब्लिक पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगी, लोगों के लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, लोगों के दुख दर्द आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स तक कैसे पहुंचेंगे। अगर ये स्थिति रहती है तो मुझे लगता है कि सीरियसली वो समय आ गया है कि सीवियर रिफॉर्म्स किए जाने की ज़रूरत है। आईएएस ऑफिसर्स के आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम के परीक्षा पैटर्न में, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके सिलेक्शन पे, ये सारी चीज़ों में काफ़ी अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत आ गई है। नहीं तो ऐसी घटनाएं आए दिन घटित होती रहेंगी। कभी छत्तीसगढ़ में वाली घटना, कभी त्रिपुरा वाली घटना, कभी बिहार वाली घटना, और ये हिंदी पट्टी में तो और ज़्यादा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में आईएएस ऑफिसर्स की हनक और आईएएस आईपीएस के प्रति आकर्षण, समाज का भी जो आकर्षण है, ये और ज़्यादा है। आप यदि साउथ में चले जाएं, आप यदि देश के दूसरे राज्यों में चले जाएं जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं हैं, वैसे राज्यों में फिर भी आईएएस ऑफिसर्स की हनक या उनकी ठसक पे थोड़ा सा नियंत्रण होता है। लेकिन जैसे ही आप हिंदी पट्टी वाले राज्यों में आएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा प्रतीत होता है कि जो आईएएस है वो ईश्वर का अवतार है, वो हमसे बिल्कुल ही अलग लीग का है, लेजेंड है।
और उसके बाद उनके मन में, आईएएस ऑफिसर्स के मन में दंभ, अहंकार का संचार होना शुरू होता है और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप अक्सर देखने को, जो आप देख रहे हैं, और उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है, पूरा सिस्टम शर्मसार होता है और भारत एक देश के रूप में मजाक का पात्र बनता है, हंसी का पात्र बनता है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च होता है ऐसे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के पीछे। एक लंबी चौड़ी और लेंदी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आउटकम निकल करके आता है, तब ये चिंता का विषय है और सरकार को, सिस्टम को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। फिर अगले वीडियो में किसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।